हेलो एवरीवन, और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और सुबह से आपके ट्यूजडे टेस्ट अनुज सर से भी मेरा रिक्वेस्ट, ये वो वाली एलटी डॉन को खान साहब टू ट्राई टू रीड टू टाइम्स। कुछ कुछ समझ में आया? The patient is diagnosed with a Raynaud disease. Which explanation below most accurately describe this condition? Select all that apply. मतलब मल्टीपल ऑप्शन होगा जो इस डिजीज को डिस्क्राइब करे। समझ में आया तो शांत रहना। मैं पूछता हूँ, कौन लकी स्टूडेंट है? हाँ बेटा, कुछ आइडिया लग रहा है या प्रॉपर पढ़ने में नहीं आ रहा है? बैठ जाओ। डी नहीं, चलो। हाँ बेटा, आप बताओ कौन कौन से जो आपके डिस्क्रिप्शन लग रहा है जो रेनो डिजीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी सी डी। हाँ बेटा, नहीं, चार ऑप्शन से एक एक बता दो, चार जने। बी, आप बी। हाँ, ऑफलाइन भी कॉपी पेस्ट कर सकते, क्या दिक्कत है? चलो, किस किस को समझ में आ गया? हाँ, रेनो डिजीज प्रिवेंटेड बाय ग्लूकोज कंट्रोल। चलो, एक तो बार हो गया। पहले देखिए जिसके साथ डी है उसको घर भेज देते हैं, तो बता दीजिएगा बी या सी। सभी बच्चे बी, ये सी। रेनो डिजीज इज ट्रिगर्ड बाय द कोल्ड टेंपरेचर। मैंने कहा था रेनो डिजीज में जब स्पाज्म होता है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होता है, तो टेंपरेचर क्या होता है? और कोल्ड टेंपरेचर की वजह से क्या हो सकता है? रेनॉड एग्जांपल दिया था। चलो, ए आपका राइट हो गया। सी, रेनो डिजीज अफेक्ट द टो। आपको बताइए साइट, टो, फिंगर। सी हटा दिया मैंने, है ना? चलो, तो आप क्या सोच रहे हैं? यही पूछूंगा एग्जाम, रेनो डिजीज का मीनिंग क्या होता है? ऐसे ही क्वेश्चन बना रहा हूं ताकि आप और अच्छे से फिल्टर हो सके। ओके, और पूछता हूं। क्लाइंट इज रिसीविंग Ciostazole for peripheral arterial disease causing intermittent claudication. The nurse determined that medication is effective when the client report. अभी तक आपके लिए थोड़ा नया है, बट इसका ग्रुप में पढ़ा चुका हूँ। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज में यहाँ पर उसका नाम लिखा है सिलोस्टाजोल for peripheral arterial disease cause intermittent claudication. The nurse determined the medication is effective when the client report. अब पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज में रेनो डिजीज भी पढ़ा हमने, और बर्गर डिजीज। रेनो डिजीज में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग पढ़ा था, दैट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। एम्लोडिपिन याद है? वो ड्रग क्या कर रहा था? स्पाज्म को, और ये ड्रग स्पाज्म को मिनिमाइज कर रहा है। तो कौन सा इंटरवेंशन इंडिकेट कर रहा है कि ड्रग काम कर रही है? ऑप्शन दे रहा हूं। आई एम हैविंग fever, ache and pain. I do not have headache anymore. I'm able to walk further without leg pain. My toes are turning grayish black in color. Yes, yes, that is right answer. That is right answer. ठीक है? सी राइट होने का मतलब है पेशेंट का जो पेन था, ब्लड सप्लाई पहुंच गया, पेन सप्लाई हो गया, पेशेंट आगे की ओर चल सकता है। ठीक है? ओके, वन मोर आई ट्राई। ये हाइपरटेंशन का है। 76-year-old man entered the emergency room with complaint of back pain and feeling fatigue. पेशेंट को बैक पेन हो रहा है, फटीग फील कर रहा है। अपॉन एग्जामिनेशन हिज ब्लड प्रेशर 190 100, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। पल्स रेट 118, हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ है। हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन आर बोथ लो, दोनों कम है। नर्स पैल्पेट द एब्डोमेन व्हिच इज सॉफ्ट नॉन टेंडर एंड ऑस्कल्टेट एंड एब्डोमिनल पल्स। एब्डोमिनल पल्स ऑस्कल्टेट हो रहा है। कुछ कुछ हिंट मिल रहा होगा। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज एब्डोमिनल एन्युरिज्म। देखते हैं ऑप्शन में क्या मिलता है। बर्गर डिजीज, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। देखिए सिर्फ एन्युरिज्म लिखा हुआ है, दैट इज राइट आंसर। हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? एब्डोमिनल आयोटिक। तो एग्जामिनर क्या चालाकी करता है? उस वर्ड को हटा सिर्फ एक ही एन्युरिज्म लिखा है, तो एब्डोमिनल आयोटिक एन्युरिज्म इज अ टाइप ऑफ एन्युरिज्म। आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी का मतलब होता है फेलियर। लेग पेन ड्यूरिंग रेस्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय, पेशेंट को पेरिफेरल आर्टेरियल इनसफिशिएंसी है जिससे लेग पेन हो रहा है। ड्यूरिंग रेस्ट पेन कैसे रिड्यूस होगा? ड्यूरिंग रेस्ट, जैसे अभी आप सभी लोग रेस्ट पे हो और आपको यदि पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है, तो क्या करोगे? तो आपका पेन सबसाइड हो जाएगा। हाउ कैन रिड्यूस? एलिवेट द लिम्ब अबव द हार्ट लेवल, lowering the limb so that the independent, massaging the limb after application of the cold compress, placing the limb in a place horizontal to the body. That is, अरे नालायक बदमाश बच्चों,
ऑलरेडी ब्लड नहीं है और पैर को और ऊपर उठा दोगे, हाँ? मुझे पता था ये पहला वाला आंसर, फटाक लिखोगे आप। पेशेंट को पेरिफेरल आर्टेरियल ब्लड सप्लाई ऑलरेडी नहीं जा रहा है और पैर को आप कर दो, पहुंचेगा ब्लड? तो पैर को क्या करना है? यदि ये ट्यूसडे का टेस्ट होता तो कई बच्चे गलत करते, और आपका राइट आंसर लोअरिंग द लिम्स ताकि ब्लड सप्लाई पहुंचे, और ब्लड सप्लाई पहुंचेगा तो पेन आइडिया लगा सकते हो आने वाले पेपर की स्थिति। और आपको केयरफुली पढ़ना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, सारी चीजें हमने पढ़ी है और उसके भी आप क्वेश्चन में पुट कर रहा हूं। पेशेंट को पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है, जब पेशेंट को वीनस रिटर्न को इंक्रीज करना होता है तो लिम्स को एलिवेट करते हैं। इफ द पेशेंट इज अ स्ट्रोक, द पेशेंट विद हाइपोटेंशन, तो लिम्ब को एलिवेट करते हैं। या ऑलरेडी पेशेंट सफरिंग लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द डिस्टल बॉडी, डिस्टल लोअर लिम्स, और आप लैक ऑफ करोगे तो फिर कैसे ब्लड सप्लाई पहुंचेगा? तो आपको पैर को क्या करना है? लोअर इंडिपेंडेंट। ओके फाइन, एक और लास्ट, ये कल मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था आपको, उसी का एमसीक्यू है। यहां मन कहीं पर भी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन नहीं लिखा है ना? सिचुएशन आपके सामने है और ट्रेंडिंग एमसीक्यू बन सकता है क्योंकि नए पैरामीटर्स जो है उसको ध्यान में रखते हुए पूछा है। द रिजल्ट ऑफ अडल्ट पेशेंट ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग ऑन 3 ओकेशन, 3 बार उसका ब्लड प्रेशर चेक हुआ है। एक बार मिला 120/80, एक बार मिला 129/80, एक बार मिला 122/80। हाउ विल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन? नॉर्मल, हाइपरटेंशन स्टेज 2, प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट। देखिए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, मैंने हिंट दिया कि कहीं AHA नहीं लिखा है, बट नई गाइडलाइन का एमसीक्यू है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? दैट इज दैट इज अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन देखिएगा, कल मैंने पढ़ाया था 120 से ज्यादा, 129 तक, और 80 से कम, 80 से ज्यादा प्री हाइपरटेंशन है। ओके फाइन, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। हाइपरटेंशन को बीट करने वाली ड्रग्स कौन कौन सी होगी? बीटा एडिनर्जिक इनहिबिटिंग एजेंट, देखिए बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दैट इज NTG, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, दैट इज डायूरेटिक्स। और डायूरेटिक्स में एक हम पढ़ने वाले हैं लूप डायूरेटिक्स, एक हम पढ़ने वाले हैं थियाजिड डायूरेटिक्स। सभी तक के बारे में पढ़ेंगे, साइड इफेक्ट एमसीक्यू बनता है, बड़े वन लाइनर टू लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नाइट्रोग्लिसरीन, ACE शॉर्टली हमने MI में पढ़ा। डायूरेटिक्स में यहाँ पर मेनली लेसिक्स, दैट इज अ लूप डायूरेटिक्स हम पढ़ेंगे, और थियाजिड डायूरेटिक्स पढ़ेंगे। आपको इस सभी तरह के साइड इफेक्ट पे फोकस करना है। साइड इफेक्ट का रीजन रैशनल क्या है, किसी को यदि हाइपरकैलिमिया हुआ तो क्यों हुआ, हाइपोकैलिमिया हुआ तो क्यों हुआ, डियर नर्स की प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी, और सबसे मजेदार एमसीक्यू बनेंगे कि कौन सी डायूरेटिक ड्रग रीनल ट्यूबुल्स के कौन से ट्यूबुल्स को जाके इनहिबिट करेगी। ऐसे कई सारे एमसीक्यू मैं आपके ट्यूसडे के टेस्ट में डालने वाला हूं, और एक एमसीक्यू जो बनने वाला है सब आपको समझाऊंगा साथ साथ में। तो स्टार्ट करते हैं बीटा एड्रेनर्जिक इनहिबिटिंग एजेंट, जिसमें मैंने एग्जांपल पुट किया है एसिटाब्यूटेनॉल, एथिनालॉल, मेटाप्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल। ये जितने भी लोन वाली ड्रग है, दैट ड्रग बिलोंग फ्रॉम द बीटा ब्लॉकर। पहले समझिए, लिखवा दूं बच्चों में आपको, जैसे ही बीटा ब्लॉकर किसी पेशेंट को देते हैं, द वर्क बाय ब्लॉकिंग इफेक्ट ऑफ हार्मोन एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन। देखिए एड्रेनलिन जिसको हम एपिनेफ्रिन बोल सकते हैं, नॉर एड्रेनलिन जिसको हम नॉर एपिनेफ्रिन बोल सकते हैं, बट एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन बोथ वर्क एज वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, बोथ ड्रग वर्क एज ए वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये हार्मोन भी है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स भी है। न्यूरोट्रांसमीटर्स आपका एपिनेफ्रिन है, एड्रेनलिन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रीनल ग्लैंड, और रीनल ग्लैंड में भी कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होता है। कहां से होता है? आपने सुना होगा कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स में आपने पढ़ा होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एक पढ़ा होगा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ओके फाइन, तो वर्क बाय ब्लॉकिंग इफेक्ट ऑफ द हार्मोन इज एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन। जैसे इन हार्मोन का इफेक्ट ब्लॉक होगा, दैट कैन कॉज हार्ट टू बीट मोर स्लोली, हार्ट टू बीट। अब एक एमसीक्यू बनेगा, बीटा ब्लॉकर कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया, बीटा ब्लॉकर कैन कॉज, दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू, क्योंकि जैसे ही आपका एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन का इफेक्ट ब्लॉक होगा, आपका हार्ट स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हार्ट बीट क्या होगा? हार्ट बीट क्या होगा? डिक्रीज और इंक्रीज। तो हार्ट बीट डिक्रीज होगा, दैट मींस बीटा ब्लॉकर कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया, कैन कॉज। तो जैसे ही पेशेंट का हार्ट रेट लेस देन 50 होगा, बीटा ब्लॉकर को बंद कर देना है। डिगॉक्सिन पढ़ा, लेस देन 60 में डिगॉक्सिन बंद करते हैं। आपने मॉर्फिन सल्फेट पढ़ा होगा, लेस देन 12 रेस्पिरेटरी रेट में मॉर्फिन सल्फेट बंद करते हैं। ओके फाइन, तो यहां पर ब्रेडिकार्डिया में साइड इफेक्ट मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से विच लोअर योर ब्लड प्रेशर। सिंपली याद रखिएगा, जब हम डिगॉक्सिन की बात करते हैं, डिगॉक्सिन क्या करता है? स्लो करता है कंडक्शन सिस्टम। लिखो, कंडक्शन सिस्टम। और जब कंडक्शन सिस्टम स्लो होता है तो पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होता है। क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया। और वहां पर हम कहते हैं कि जैसे हार्ट रेट जो है लेस देन 60 होगा, तो इस ड्रग को हम क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। अडल्ट में पढ़ते हैं तो डिगॉक्सिन भी ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है। ब्रेडिकार्डिया वहां पर कॉज करने का रीजन है डिगॉक्सिन कैन स्लो द कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम एसी नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ गिबरेलिन फाइबर पढ़ते हैं। और कंडक्शन सिस्टम एक सिंपैथेटिक नर्व होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व होता है, और पैरासिम्पैथेटिक के साथ में वेगस नर्व। कौन सा होता है? ये ड्रग जाकर के वेगस नर्व को छेड़ती है, वेगस नर्व कंडक्शन सिस्टम को स्लो करता है, जिससे हार्ट रेट कम हो जाता है और पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। अंडरस्टैंड एवरीवन? वही हमने एक बार पढ़ी थी मॉर्फिन, मॉर्फिन सल्फेट। और मॉर्फिन सल्फेट क्या करता है? रेस्पिरेटरी स्ट्रेस या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, और जिसकी वजह से पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट होते ही हम इस ड्रग को क्या कर देते हैं? रिमेंबर,
तो मॉर्फिन क्या करता है, रेस्पिरेटरी रेट को कम करता है, डिगॉक्सिन क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है, बीटा ब्लॉकर क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है। ओके फाइन, अब आप नोट डाउन कर सकते हो, फास्ट लिखना बच्चों। तो इसके बाद कार्डियोवास्कुलर में दो ही डिजीज बची है, एक वेरिकोस वेन और एक डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, बाद सिस्टम पूरा हो जाएगा। यहाँ पर 2 स्टार लगा लेना बच्चों कि बीटा ब्लॉकर जो है कितना हार्ट रेट होगा तो बंद कर देंगे, ये एग्जाम आता है एमसीक्यू, लेस देन 50 बिकॉज दैट कैन कॉज स्लोइंग योर कॉन्ट्रैक्टिविटी ऑफ द हार्ट। रिसर्च कुछ कुछ समझ में आने लगा है, गुड। बीच बीच में डोज भी मिला होगा सर का है, नहीं ना, बढ़िया फिर तो। लिखा सभी ने? Okay, how the drug work? Simply, the drug are responsible to block your epinephrine or adrenaline effect, resulting can cause decrease contractility or slowing the contraction of the heart. That can cause decrease of blood pressure. और इसका मेन जो साइड इफेक्ट है that is a bradycardia. आगे मैं साइड इफेक्ट मैं आपको बताऊंगा। डिक्रीज हार्ट रेट जहां पर ऑलरेडी मैंने आपको कहा है, एंड दैट इज अ हाइपोटेंशन। आप कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दोगे ना तो उसका साइड इफेक्ट हाइपोटेंशन होगा। क्या होगा भाई? हाइपरटेंशन को ट्रीट करने की ड्रग को देंगे तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करते समय साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? हाइपोटेंशन। क्या हो सकता है? जैसे मैं आपको याद दिलाता हूं, आप इंसुलिन पढ़ते हो, स्पेशली डायबिटीज मेलाइटस में जब आप टाइप 1 की बात करते हो बच्चों, टाइप 1 का ट्रीटमेंट क्या होता है? इंसुलिन। टाइप 1 का ट्रीटमेंट क्या होता है? और जब भी किसी पेशेंट को इंसुलिन, फॉर एग्जांपल शॉर्ट एक्टिंग हो सकता है, रैपिड एक्टिंग हो सकता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग हो सकता है, लॉन्ग एक्टिंग हो सकता है, जब भी इंसुलिन एडमिनिस्टर करने के बाद में पीक पे जाता है तो क्या कॉज करता है? हाइपोग्लाइसीमिया। क्या कॉज करता है? इंसुलिन अपने पीक पे जाएगा, हायर फंक्शनिंग कैपेसिटी पे जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है। क्या करता है? और हम ट्रीट किसको कर रहे थे? हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब डायबिटीज को ट्रीट कर रहे थे। और इंसुलिन जब हायर फंक्शनिंग कैपेसिटी पे होगा तो सडन ग्लूकोज लेवल कम होगा, दैट कैन कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। तो यार जितनी भी मैं आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग डिस्कस करने वाला हूं, सबका एक कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज हाइपोटेंशन। क्या होगा? देन हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया ये इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। एक्चुअली ये ड्रग क्या करती है? इंसुलिन के प्रोडक्शन को रोकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। When beta blocker can decrease production of insulin, decrease production of insulin can cause increase blood sugar level, increase blood sugar level, क्योंकि इंसुलिन का काम ही होता है to carry sugar as a fuel, to carry sugar as a fuel towards cell, सेल की तरफ शुगर को कैरी करता है, जिससे सेल फंक्शन करता है। इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हुआ, इंसुलिन का प्रोडक्शन रुका तो ब्लड शुगर का लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो बीटा ब्लॉकर क्या करता है? इंसुलिन के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, जिससे पेशेंट को क्या हो सकता है? हाइपरग्लाइसीमिया। प्लीज नोट डाउन एवरीवन, ये तीन मेन साइड इफेक्ट है, बाकी इसके अलावा कुछ कॉमन आपको मिलेगा, like bronchospasm, weakness, fatigue, nausea, vomiting, dizziness. These are the common symptoms, common side effects. Sorry, but तीन main है: decrease heart rate, that's a bradycardia, hypertension, hyperglycemia. तीनों को हाईलाइट करना बच्चों, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिक्रीज हार्ट रेट। क्योंकि मैंने नेक्स्ट ड्रग है वेसोडाइलेटर, ये आपको एमआई में डिटेल में पढ़ा रखा है, दैट इज अ नाइट्रेट, वी कैन से नाइट्रोग्लाइसिन, एनटीसी। वहां पर मैंने आपको डिफरेंट टाइप एनटीसी पढ़ाया था, ऑइंटमेंट, पैचेस, टैबलेट, इंजेक्टेबल, अलग अलग फॉर्म में देखा, जिसका साइड इफेक्ट है वेस्कुलर हेडेक इज मोस्ट कॉमन, बाकी टैकीकार्डिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। So everyone, एक वर्ड यहाँ पर बच्चों ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का है, that you can see everyone. Suppose you are in supine position, you are in supine position,
योर ब्लड प्रेशर 120 80 mm of Hg. आप सुपाइन पोजीशन में, आपका ब्लड प्रेशर 120 80 mm of Hg, that is a normal. These are normal. When change position like sitting, like standing, सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन. पहले ब्लड प्रेशर हमने चेक किया, आप सुपाइन पोजीशन में थे, आपका ब्लड प्रेशर 120 80 mm ऑफ एचजी था. जैसे ही आपकी पोजीशन चेंज किया, पोजीशन चेंज करने का मतलब पोस्चर चेंज किया, बॉडी पोस्चर को क्या किया, चेंज किया. अब बॉडी पोस्चर चेंज करने पर दो कंडीशन आपके सामने. इफ योर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 120 था, डायस्टोलिक कितना था 80. सिस्टोलिक 120 में प्लस 20 to 30 हो जाएगा और 80 में प्लस 10 हो जाएगा. 80 में प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा. दैट कंडीशन इज कॉल्ड ऑर्थोस्टैटिक या पोस्चरल हाइपरटेंशन. पहले समझना, मैं लिखवा दूंगा बच्चों. जब आप सुपाइन पोजीशन में थे तो आपका ब्लड प्रेशर 120 80 था. जैसे ही आपका पोजीशन चेंज हुआ, आपको सिटिंग पोजीशन में पुट किया या स्टैंडिंग पोजीशन में पुट किया, तो आपका जो 120 80 ब्लड प्रेशर था, उस 120 80 में आप देखोगे तो सिस्टोलिक जो था वो 20 to 30 प्लस हो गया, 20 to 30, और डायस्टोलिक कितना प्लस हो गया. इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन. ऑर्थोस्टैटिक, और ऑर्थोस्टैटिक का दूसरा नाम है पोस्चरल. दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ पर ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन हो सकता है, पोस्चरल हाइपरटेंशन हो सकता है, बट दोनों का वैल्यू एक ही होगा, सिस्टोलिक प्लस 20 to 30, डायस्टोलिक प्लस. अंडरस्टैंड एवरीवन. यदि ये वेरिएशन चेंज होकर के इफ ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक जो 120 था और डायस्टोलिक जो 80 था, इसमें माइनस 20 to 30 हो गया और 80 में माइनस 10 हो गया, इस कंडीशन को क्या कहेंगे बच्चों, वेरी गुड, इज कॉल्ड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन या पोस्चरल हाइपोटेंशन. सिंपल तरीका याद रखना है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, पोजीशन चेंज होने पर सिस्टोलिक 20 to 30 प्लस हो रहा है, डायस्टोलिक 10 प्लस हो रहा है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन. ऑर्थोस्टैटिक, और पोजीशन चेंज होने पर सिस्टोलिक 20 to 30 कम हो रहा है, डायस्टोलिक 10 कम हो रहा है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. तो ये टर्म्स अभी आगे बार-बार आपके सामने आने वाले हैं. वेरिएशन आपको पता होना चाहिए. फ्लक्चुएशन ब्लड प्रेशर कब हो रहा है, जब पोजीशन चेंज हो रहा है, और पोजीशन को बोलते हैं पोस्चर. क्या बोलते हैं, आप चाहो तो कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि सुपाइन पोजीशन में ब्लड प्रेशर ये था, जब पोजीशन चेंज किया इफ सिटिंग और स्टैंडिंग, तो सिस्टोलिक में क्या प्लस हो रहा है, डायस्टोलिक में क्या प्लस हो रहा है, हम क्या कहते हैं. वही सिस्टोलिक डायस्टोलिक में क्या माइनस होता है, हम क्या कहते हैं. ये दो टर्म्स है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन, पोस्चरल हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन. द ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन लिखते हो ना, उसके ऑब्लिक में पोस्चरल हाइपोटेंशन भी लिखना. पोस्चरल हाइपोटेंशन. लिखिए बच्चों. बस बेटा, 20 एवरेज मिनिमम 20 to 30 प्लस होता है तो हाइपर, माइनस होता है तो हाइपर. अब यहाँ 120 माइनस 20, तो माइनस 20 100 हो गया, माइनस 30 हो गया 90 हो जाएगा, है ना. तो 20 और 30 एवरेज वैल्यू है. ठीक है, लिखिए सभी ने. तो दैट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका, शॉर्टली आपको रिवाइज करवा देता हूँ. सेम प्रोसेस है, वहां पर ये ब्लड वेसल्स को जो है रिलैक्स कर रहा था, और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करोगे तो ब्लड फ्लो आपका बढ़ेगा और पेशेंट का प्रेशर रिलीज होगा. सेम यहाँ पर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफिडिपिन डाइलिटिसिम वेराम्पिल, that is drug lower your blood pressure by preventing calcium from entering to the cell in cell of the heart or arteries. कैल्शियम नॉर्मली मैंने कहा था कि ये कॉज करता है आर्टरी और हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है स्ट्रांगली, और जैसे ही हम कैल्शियम की एंट्री को रोकेंगे सेल और टिश्यूज में, जिसकी वजह से आपका कैल्शियम ब्लॉक होगा, ब्लॉक होने की वजह से ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगा, रिलैक्स, और जब ब्लड वेसल्स रिलैक्स होगा, ओपन होगा, तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज. आगे समझ में, ये आपका लिखा हुआ होगा सभी का, तो प्लीज बार बार मत लिखें, सब आप नाम लिख लीजिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. ये मैंने रेनो डिजीज में पढ़ाया आपको, है ना, तो पूरा एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. द साइड इफेक्ट, अगेन ब्रेडिकार्डिया, अगेन हाइपोटेंशन. एक और लिखा रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपोटेंशन. रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपोटेंशन का मतलब, जैसे व्हेन डिक्रीज ब्लड प्रेशर can cause increase contractility of heart, that can cause tachycardia. मतलब जैसे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है तो हार्ट ट्राई करता है कि आपके बॉडी के ऑर्गन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्विक कॉन्टैक्ट होकर ब्लड को पहुंचाए. दैट क्विक कॉन्ट्रैक्शन कैन इंक्रीज योर कॉन्ट्रैक्टिविटी, दैट कंडीशन वी कैन से टैकिकार्डिया. क्या हो जाएगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया एज रिजल्ट ऑफ हाइपोटेंशन. हाइपोटेंशन की वजह से टैकिकार्डिया होना, दैट इज रिफ्लेक्स. इसके अलावा हेडेक है, जो वॉल्यूम सडन डिक्रीज होता है, हेडेक होता है.
डिजीनेस, लाइट हेडनेस, कॉन्स्टिपेशन, चेंज लिवर किडनी फंक्शन। जहां जहां सडन वॉल्यूम फॉल डाउन होगा ना, वहां वहां ऑर्गन की डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है। जैसे लिवर जो है मैक्सिमम, और लिवर के अलावा 15 to 20% आपके हार्ट से ब्लड किसमें जाता है? किडनी में। और सडन ब्लड प्रेशर जब कम होता है तो वॉल्यूम एक्सचेंज होता है, वॉल्यूम इंबैलेंस होता है, तो लिवर और किडनी के फंक्शन भी अल्टर्ड हो सकते हैं। इसमें नर्स की दो रिस्पांसिबिलिटी है, एक तो हार्ट फेलियर के साइन को मॉनिटर करना है, और इंस्टेंट क्लाइंट टू नोटिफाई फिजिशियन द डिजीनेस, और फेंटिंग। फेंटिंग का मतलब वटाइगो। वटाइगो तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक साइड इफेक्ट है जहां पर हमें अलर्ट रहना है। ऐसा सिचुएशनल एमसीक्यू आ सकता है कि पेशेंट था और उस पेशेंट को हाइपरटेंशन, डॉक्टर ने उस पेशेंट को एडवाइस किया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। डियर नर्स ने जब पेशेंट को ऑब्जर्व किया तो पेशेंट को डिजीनेस हो रहा था, पेशेंट फेंट हो रहा था, तो एज ए नर्स व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? तो ऑप्शन होगा वहां पर कॉल द फिजिशियन। तो आपको आंसर क्या लिखना होगा? फिजिशियन, राइट फर्स्ट। नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी को अच्छे से हाईलाइट करना, यहां पर एमसीक्यू बनेगा बेटा। तो फाइन, नाउ नेक्स्ट लिखा सभी ने? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, रामिप्रिल, कैप्टोप्रिल और कैसिनोप्रिल। आपने एक रास मैकेनिज्म पढ़ा होगा, रास। और रास मैकेनिज्म का मेनली काम होता है टू मेंटेन और रेगुलेट योर ब्लड प्रेशर, टू मेंटेन और रेगुलेट योर ब्लड प्रेशर। रास में एक हार्मोन होता है रेनिन, और रेनिन रिस्पांसिबल टू रेगुलेट योर ब्लड प्रेशर। रास मैकेनिज्म को इनहिबिट करके रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर ड्रग्स। देखिए शॉर्टली मैं इस मैकेनिज्म को रिकॉल कर रहा हूं आपको, ये ड्रग कैसे काम करती है। आपने देखा होगा कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम जो है, या ब्लड वॉल्यूम आपकी बॉडी में डिक्रीज होता है, या हाइपोटेंशन हुआ, हाइपोटेंशन आपको हुआ, उस समय ऑटोमेटिकली रास मैकेनिज्म आपके ब्लड वॉल्यूम को भी बढ़ा देता है, हाइपोटेंशन को भी ठीक कर देता है। यदि सोडियम लॉस हुआ है तो सोडियम को भी रिकवर कर देता है, यदि पोटेशियम का लेवल बढ़ा है तो पोटेशियम को भी एक्सक्रीट करता है। उस समय जैसे ही आपकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, आपको हाइपोटेंशन हुआ, तो किडनी से, किडनी की जो जेक्स्ट्रा ग्लैमेरुलर अपैरेटस है, वहां से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, दैट इज रेनिन। क्या नाम है बच्चों? रेनिन। पहली बात तो रेनिन ऑलवेज रिस्पांसिबल टू रेगुलेट योर ब्लड प्रेशर। कभी कभी डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं व्हिच इज द हार्मोन रिस्पांसिबल टू रेगुलेट योर ब्लड प्रेशर, तो आपका आंसर क्या आएगा? अंडरस्टैंड एवरीवन? रेनिन क्या करता है? लिवर के पास जाता है और लिवर से एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन को रिलीज करवाता है, और रिलीज करवा के इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ये रेनिन का काम है, पहले पढ़ा चुके हैं, मैं शॉर्टली रिवाइज करूं, कई सारे बच्चे जो लेट ज्वाइन किए। इस मैकेनिज्म को रास मैकेनिज्म होता है। रास मैकेनिज्म का मेनली काम है टू रेगुलेट योर ब्लड प्रेशर, टू रेगुलेट योर वॉल्यूम, या टू मेंटेन होमियोस्टेसिस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपकी बॉडी में वॉल्यूम कम हुआ, आपकी बॉडी में हाइपोटेंशन हुआ, सोडियम का लेवल डिक्रीज हुआ, तो किडनी का जेक्स्ट्रा ग्लैमेरुलर अपैरेटस होता है जो बॉमन कैप्सूल के सराउंडिंग होता है, वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है, इसका नाम है रेनिन। रेनिन वहां से रिलीज होकर ब्लड में ट्रैवल होकर किसके पास पहुंचता है? लिवर के पास। किसके पास पहुंचता है बच्चों? और लिवर से जाके एक सब्सटेंस को रिलीज करता है, इसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। क्या बोलते हैं? और इस एंजियोटेंसिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट। अब जैसे एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है, ये आपके लंग से आएगा। कहां से आता है? लंग से आएगा, और ये इसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन सेकंड। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट किसने किया? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जैसे एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म कॉज होगा। जैसे सबसे पहले स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा सिंपैथेटिक नर्व, और सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेट करके आपको क्या होगा? वैसोकंस्ट्रिक्शन। क्या होगा? वैसोकंस्ट्रिक्शन। और वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा, नहीं होगा? भाई ब्लड प्रेशर कम था तो रेनिन रिलीज होके लिवर के पास गया, एंजियोटेंसिनोजन को लेके आया, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने सेकंड में कन्वर्ट किया, और सेकंड में कन्वर्ट होते इसने जाके सिंपैथेटिक नर्व को स्टिमुलेट किया, और सिंपैथेटिक नर्व क्या करवाना शुरू कर दिया? वैसो, और वैसोकंस्ट्रिक्शन कैन कॉज इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर। दूसरा ये क्या करेगा? अगेन स्टिमुलेट करेगा, अगेन ये स्टिमुलेट करेगा एडीएच को। किसको करेगा? एंटी डायरेटिक। एडीएच आर रिस्पांसिबल टू रीअब्सॉर्ब वाटर, एडीएच आर रिस्पांसिबल टू रीअब्सॉर्ब। अब वाटर की कमी को पूरा करने का काम कौन करेगा? तो दैट विल बी रिस्पांसिबल टू रीअब्सॉर्ब वाटर। फिर ये जाकर के और स्टिमुलेट करेगा एल्डोस्टेरॉन, और आपको पता है एल्डोस्टेरॉन सोडियम को तो रीअब्सॉर्ब करेगा, या सोडियम को रीअब्सॉर्ब करेगा, पोटेशियम को एक्सक्रीट करेगा। तो सोडियम वापस आ गया, वाटर वापस आ गया, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गया, तो आपका ब्लड वॉल्यूम भी पूरा हो जाएगा, और हाइपोटेंशन भी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा? बैक साइड वाले बच्चे कुछ पल्ले पड़ा? नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना? ओके, दोबारा एक बार और बता देता हूं। एग्जैक्टली हम जो ड्रग पढ़ रहे हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग पढ़ रहे हैं, ये ड्रग क्या करेगी? इस मैकेनिज्म को
ब्लॉक करेगी। मैकेनिज्म क्या था? एंजियोटेंसिन फर्स्ट से कौन करा? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर को ला रहे हैं। क्या जिसको ला रहे हैं? इनहिबिटर का मतलब होता है रोकना। इनहिबिटर का मतलब जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने से रोकेंगे, उस ड्रग का नाम है एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। क्यों? क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है, ये जब नॉर्मली चलता है तो ये आपके एंजियोटेंसिन फर्स्ट से सेकंड में कन्वर्ट हुआ तो वैसोकंस्ट्रिक्शन भी करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी करेगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन भी करेगा। हमें इन सबको रोकना है, तभी पेशेंट का ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। कभी पेशेंट का ब्लड प्रेशर, क्यों ये तीनों लोग क्या कर रहे हैं? ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, वैसोकंस्ट्रिक्शन, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वाटर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो तीनों मैकेनिज्म को रोकने के लिए उस ड्रग का यूज करेंगे जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने से रोकेगी। उस ड्रग का नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। अंडरस्टैंड एवरीवन? एक बात आपको और याद दिला देता हूं, यदि ये मैकेनिज्म रुका तो पोटेशियम का एक्सक्रीशन भी रुका, पेशेंट को हाइपरकैलेमिया होगा। क्या होगा? एग्जाम में आने वाला एमसीक्यू, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग कैन कॉज हाइपरकैलेमिया। कैन कॉज, यहां मैंने आपको बताया कि एल्डोस्टेरोन सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर रहा है, पोटेशियम को एक्सक्रीट कर रहा है, और यदि ये मैकेनिज्म कन्वर्ट होने से रुका तो पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं होगा। पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं होगा तो ब्लड में पोटेशियम का लेवल, और लेवल बढ़ेगा तो पेशेंट को क्या होगा? तो डायरेक्ट एमसीक्यू अलग अलग फॉर्म में पूछते हैं। या तो पूछेंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग देते समय कौन से इलेक्ट्रोलाइट का लेवल चेक करना है, पोटेशियम। या पूछेंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर क्या इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस कॉज करता है, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया। तो आंसर क्या आएगा? हाइपरकैलेमिया। क्या लिखोगे? अंडरस्टैंड? तो ये ड्रग है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जिसमें रामाप्रिल, कैप्टोप्रिल, फेसिनोप्रिल। इसमें कैप्टोप्रिल जब भी लेते हैं 20 टू 60 मिनट बिफोर मील लिया करते हैं, क्योंकि खाने खाने की वजह से अब्जॉर्प्शन जो है वो अल्टर हो जाता है। एंड यू शुड अवॉइड, देखिए, अवॉइड विथ पोटेशियम, पोटेशियम सप्लीमेंट के साथ नहीं लेना है। और पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक, आपको याद है एक पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक ड्रग है स्पाइरोनोलेक्टोन, स्पाइरोनोलेक्टोन। इस ड्रग के साथ नहीं लेना है, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा है? हाइपरकैलेमिया। क्या हो रहा है? प्लीज राइट डाउन। ये कैप्टोप्रिल का जो है ड्यूरेशन जो लिखना, कभी कभी डायरेक्ट पूछते हैं कि वो कौन सा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स है जो फूड से 2 आवर्स पहले, 20 टू 60 मिनट्स पहले लिया जाता है, जैसे कैप्टोप्रिल। लिख लिया सभी ने? ओके फाइन। नाउ देयर इज अ साइड इफेक्ट, जैसे मैंने अभी आपको कहा हाइपरकैलेमिया, इसके आगे 3 स्टार लगाना बच्चों, एग्जाम में आने वाला एमसीक्यू है। आपको रिकॉल कर देता हूं, हेपेरिन कैन कॉज हाइपरकैलेमिया। हेपेरिन हाइपरकैलेमिया करता है, हेपेरिन का साइड इफेक्ट है, दैट कैन कॉज हाइपरकैलेमिया। और हेपेरिन के साथ साथ रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर भी क्या कॉज करता है? हाइपरकैलेमिया। देन कुछ और साइड इफेक्ट है इस तरह के, लाइक persistent dry cough, 5 to 35% AC inhibitor only responsible, it is a common complaint। persistent dry cough कैसे होगा वो भी आपको मैं बताऊंगा, ड्राई कफ कैसे डेवलप होगा। पहले फर्स्ट साइड इफेक्ट क्या आपके सामने, और हाइपरकैलेमिया का रीजन आपको पता है। अभी आपको मैंने लास्ट मैकेनिज्म बताया, और उसमें मैंने कहा था कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट, और कन्वर्ट नहीं होगा तो पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं होगा, और पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं होगा तो ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा, तो हाइपरकैलेमिया। अब persistent dry cough कैसे होता है ये आप समझिएगा, मैं लिखवा दूंगा बच्चों, प्लीज थोड़ा रुके, अपने आप को रुके। बुक में लिखा हुआ है, मैकेनिज्म समझ में आएगा ना तो बड़े बड़े एमसीक्यू आप सॉल्व कर लोगे, और आपको पता चला होगा क्वेश्चन का लेवल और लैंग्वेज कैसा बन रहा है। तो रटने से काम, आज जितने भी मैंने एमसीक्यू पूछे डायरेक्ट कहीं भी कंटेंट नहीं मिला होगा, कोरिलेट करके पूछे, और कोरिलेटेड एमसीक्यू तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको हर एक चीज का रैशनल पता है कि बढ़ा तो क्यों बढ़ा, कम हुआ तो क्यों कम हुआ, देन यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। अब यहां पर मैं मेंशन किया, ध्यान से देखिएगा, एसी इनहिबिटर जो अभी हम पढ़ रहे हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ये ड्रग क्या करती है? जैसे हमने पेशेंट को कैप्टोप्रिल, रामाप्रिल, एनालाप्रिल ड्रग दिया, इंक्रीज सब्सटेंस कॉल्ड ब्रेडिकाइनिन, दैट इज अ ब्रेडिकाइनिन। इन ड्रग की वजह से ब्रेडिकाइनिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। ब्रेडिकाइनिन क्या करेगा? कैन इरिटेट योर एयरवे, जैसे ही एयरवे इरिटेट होगा तो ट्रिगरिंग क्या शुरू हो जाएगा, और इन्फ्लेमेशन होगा तो वहां पर क्या डेवलप हो जाएगा, और पेशेंट क्या करने लगेगा? कफ। इसके अलावा पैटेची और ब्लीडिंग विद द कैप्टोप्रिल, बट इसको आप जरूर नोट डाउन करना, ये भी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, प्लीज राइट डाउन। persistent dry cough, परसेंटेज पूछे 5 to 35%, 5 to 35% because of ACE inhibitor। First side effect hyperkalemia, the second one persistent dry cough, the third one पैटेची और ब्लीडिंग विद कैप्टोप्रिल। पैटेची जो है
इसका दूसरा नाम है पिन पॉइंट हेमरेज, पिन पॉइंट हेमरेज इज कॉल्ड पेटेजी, पेटेजी आल्सो नोन एज पिन पॉइंट। ऐसा डॉट 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 दिखेगा आपकी स्किन में, देखोगे दैट इज अ पिन पॉइंट हेमरेज, स्पेशली कैप्टोप्लेट की वजह से होता है पिन पॉइंट हेमरेज और वीकर से पेटेजी। देन डिमिनिश टेस्ट, यदि पेशेंट 1 मंथ और उससे ज्यादा लगातार इस ड्रग का यूज करते हैं तो आपका टेस्ट डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू डैमेज ऑफ बड्स। आपने बड्स या पैपिले, आपने सुना फिलीफॉर्म फंगीफॉर्म, है ना, ये टंग के अलग टेस्ट के लिए रिस्पांसिबल होता है, स्वीट साल्ट बिटर, सुना है? तो लगातार यदि हम एसी इनहिबिटर का यूज करते हैं तो ये पैपिलेस डैमेज हो जाते हैं, फिर आपको पता नहीं चलता कि मीठा है, खड़वा है, खट्टा है, जो भी अच्छा है। तो ये भी नोट करना, लॉन्ग टर्म जो है कॉम्प्लिकेशन डिमिनिश टेस्ट। और आराम से 3-4 अच्छे बड़े एमसीक्यू बन सकते हैं साइड इफेक्ट पे। लिख लिया? रिसर्च पढ़ा बेटा, रिसर्च, है ना, तो डाइजीपाम थोड़ी लिया। एक सरप्राइज दूंगा आपको, ऐसा रहे तो फिर नहीं देंगे, है ना, 7 बजे के आसपास। वो सरप्राइज किसी के लिए हो सकता है, बट यू फील वेरी प्राउड एंड हैप्पी, उसके लिए वेट करो 7 बजे तक और अच्छे से एनर्जी बनाए रखो, ठीक है? वो छोटे बच्चे होते हैं ना कि बेटा 2 चॉकलेट खिलाऊंगा, ये काम कर दे, है ना? तो आई प्लान वन सरप्राइज फॉर JINC, और मैं उसकी सरप्राइज की कहानी भी आपको बताऊंगा, किसको मिलने वाला है, क्या होने वाला है। आप हंगरली वेट करें, और इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जैसे ही आपको पता चलेगा यू फील वेरी प्राउड, और कुछ भी हो सकता है, और 7 बजे आपको मिलेगा, ठीक है? तो तब तक आपको अपनी एनर्जी बनाए रखना है, ओके फाइन। नाउ लूप डायरेटिक्स, बस पर डिस्कशन नहीं करना है ना? लूप डायरेटिक्स inhibit sodium chloride reabsorption from loop of Henle, descending loop of Henle। आपने कहीं कॉम्पिटिटिव बुक में क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, लेसिक्स कौन से रीनल ट्यूबुल्स पे जाके वर्क करता है, पढ़ा है? बट दे हैव मेनी डायरेटिक्स लाइक एनहाइड्रेट इनहिबिटर, ऑस्मोटिक डायरेटिक, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, टियाजिक डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक्स, ये सभी रीनल ट्यूबुल्स के अलग-अलग पार्ट पे काम करते हैं, है ना? यहाँ पर एएमसीक्यू कई बार आता है कि लेसिक्स रीनल ट्यूबुल्स के कौन से पार्ट पे जाके इनहिबिट का काम करता है। इनहिबिशन का मतलब होता है रोकना, तो ये तो आप सबको पता है कि कहाँ करता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, कहाँ करता है? यदि डिसेंडिंग ऑप्शन नहीं है तो क्या लिख सकते हो, लूप ऑफ हेनले। मैं शॉर्टली आपको बताता हूँ सारे डायरेटिक्स कैसे वर्क करते हैं, आपको एडिशनल नॉलेज के लिए थोड़ा सा वेट करना बस। जैसे डायरेटिक्स की बात करें, देखिए मच्छर क्या क्या कर सकता है, मच्छर मार्कर का काम कर रहा है। हाँ, डायरेटिक्स जो है कहाँ वर्क करता है, कहाँ काम करता है। लूप डायरेटिक्स सबको पता है, मैं आपको बाकी भी थोड़ा सा बता देता हूँ जो एग्जाम के पर्पस से आपको काम आएगा। एक स्ट्रक्चर बनाना शॉर्टली, आपने सुना होगा बोमन्स कैप्सूल, दैट इज अ बोमन्स कैप्सूल, ये किसका स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन, किसका है, नेफ्रॉन। बोमन्स कैप्सूल के बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेंट ट्यूबुल्स, फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हैले, दैट इज बोमन्स कैप्सूल, कप शेप ऑर्गन होता है, और दिस इज योर ग्लैम्रुलर बेसमेंट, ग्लैम्रुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है? यहाँ से जैसे सबसे फिल्टर होता है तो सबसे जो पहला पार्ट आता है रीनल ट्यूबुल्स का, उसका नाम है पीसीटी। क्या बोलते हैं बच्चों, पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोलेंट ट्यूबुल्स, प्रॉक्सिमल कन्वोलेंट ट्यूबुल्स, आप रीनल सिस्टम अच्छे से पढ़ोगे, प्रॉक्सिमल कन्वोलेंट ट्यूबुल्स। देन जैसे आप नीचे की ओर आते हो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग, दिस वन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर ऐसा यू शेप बनेगा, दैट इज अ लूप ऑफ हेनले, ओके फाइन। देन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देन दैट इज अ DCT, distal convolvent tubules, distal convolvent tubules। then last बात है collecting duct, that is a collecting duct। एक्चुअली ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, एक्चुअली नेफ्रॉन ही है, नेफ्रॉन ही है। नेफ्रॉन लोकेटेड कहाँ होता है किडनी में, बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेडुला, कॉर्टेक्स एंड, आप सोचिएगा कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में कितना सा स्पेस होता है, वहां ये नेफ्रॉन लोकेटेड होता है, और अफरेंट आर्टरियस ब्लड लेके आता है, इफरेंट आर्टरियस ब्लड लेके जाता है, और ग्लैम्रुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा, ग्लैम्रुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा फिल्ट्रेशन होता है, ग्लैम्रुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन द्वारा फिल्ट्रेशन होता है। अब ये मेरा बताने का पर्पस था, ध्यान से देखिएगा, जब भी हम कोई भी डायरेटिक ड्रग पेशेंट को देते हैं, every diuretics work in a different part of tubules,
अलग अलग रिबूट्स पे अलग अलग डायोटिक्स काम करती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ा फेवरेट एमसीक्यू होता है, लेसिक्स कहां वर्क करती है, बट मैं अदर डायोटिक्स आपको शॉर्टली बता देता हूं। हियर यू कैन सी एवरीवन, एक आपने सुना होगा एनहाइड्रेट इनहिबिटर। एनहाइड्रेट, ये मच्छर बहुत परेशान कर रहा है, देखिए कितना बदमाश है, सब कुछ बदल रहा है ना। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप नोट करना, एक मच्छर आता है वो चेंज करके चला जाता है, रोज आता है। ये फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तो नहीं है, उसने नोट्स लिखा नहीं होगा इसलिए चेंज कर रहा है। एनहाइड्रेट इनहिबिटर, और आपको बता दूं एनहाइड्रेट इनहिबिटर का बेस्ट एग्जांपल एसिटाजोलामाइड, सुना है? डाइमॉक्स है ना, दैट्स एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड, और ये एसिटाजोलामाइड आपने दो जगह पढ़ा होगा, हाइड्रोसिप्लस और ग्लूकोमा। हाइड्रोसिप्लस सीएसएफ के प्रोटेक्शन को रोकता है, ग्लूकोमा में एक्वस और विट्रस ह्यूमन के प्रोटेक्शन को रोकता है। हाइड्रोसिप्लस को ट्रीट करने में मदद करता है और ग्लूकोमा को भी ट्रीट करने में मदद करता है। तो एनहाइड्रेट इनहिबिटर जो है एसिटामिनोफेन, ये आपके रीनल ट्यूब्स के पीसीटी को जाके अफेक्ट करता है। किसको करता है? हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे पूछे हैं कि एसिटाजोलामाइड इट अफेक्ट व्हिच पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्स, आपको आंसर क्या लिखना है? पीसीटी। आपको इसे बनाने की जरूरत नहीं, आप तो सीधा लिख लीजिएगा कि एसिटाजोलामाइड कैन अफेक्ट पीसीटी सिंपली, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक रिकॉल कर पाए। ये इमेज के साथ इसलिए बता रहा हूं, एनहाइड्रेट इनहिबिटर्स का एग्जांपल एसिटाजोलामाइड, ये जाकर के आपके पीसीटी को इनहिबिट करता है। मतलब पीसीटी जो जो रीअब्जॉर्प्शन करता है, ध्यान से सुनिएगा, पीसीटी आप सबको पता है ग्लूकोज का 100% रीअब्जॉर्प्शन करता है, अमीनो एसिड का 100% करता है, वाटर मैक्सिमम करता है, सोडियम 60% करता है। सोडियम कितना? तो ऑलमोस्ट जितने भी फिल्टर्ड सब्सटेंस है इनका मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड कौन करेगा? और ये एनहाइड्रेट इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड आकर के पीसीटी के फंक्शन को इनहिबिट करता है। आगे समझ में? ओके फाइन। दूसरा भी मैंने जिक्र किया आपको, दैट इज अ लूप डायोटिक्स। वो कहां थी? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, लूप डायोटिक्स। और इसका एग्जांपल बढ़िया है लेसिक्स। लेसिक्स, लेसिक्स आकर के ये इफेक्ट करेगा, दैट इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। किसको करेगा? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। एसिटाजोलामाइड ने किसको किया? प्रॉक्सिमल कन्वोलेंटिबुस। हो सकता है आपको एसिटाजोलामाइड के बारे में पूछे, हो सकता है आपको लूप डायोटिक्स के बारे में पूछे। थियाजिड डायोटिक्स, थियाजिड डायोटिक्स, और थियाजिड डायोटिक्स आकर के डीसीटी को इनहिबिट करता है। किसको करता है? डीसीटी, याद रखिएगा बच्चों, थियाजिड डायोटिक्स आकर के डीसीटी को इनहिबिट करने का काम करती है, दैट इज अ थियाजिड डायोटिक्स। एक और सुना है ऑस्मोटिक डायोटिक्स, ऑस्मोटिक डायोटिक्स। और आपको पता है मेनिटॉल, मेनिटॉल जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ते है उसमें रहता है, ये जाके करता है कलेक्टिंग डक्ट को, दैट इज अ कलेक्टिंग डक्ट। ऑस्मोटिक डायोटिक्स एज अ मेनिटॉल कैन इफेक्ट योर कलेक्टिंग डक्ट, जहां से कलेक्टिंग डक्ट वो एरिया है जहां लगभग 3% सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का तो सब जगह चलता है ना, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। एक और कौन सा बच गया? पोटेशियम स्पेरिंग, हाँ, देयर इज अ पोटेशियम स्पेरिंग डायोटिक्स, और देयर इज अ स्पाइरोनोलेक्टोल that can affect PCT और कलेक्टिंग डक्ट। ये नोट कर लेना, दो जगह काम करती है ड्रग, पीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, दैट विल रिस्पांसिबल टू अफेक्ट पीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। तो अब मैं जितने भी आगे आपको डायरेक्ट पढ़ाऊंगा, आप डायरेक्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कौन सी ड्रग जाकर रीनल ट्यूब्स के कौन से पार्ट को इनहिबिट करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर दैट इज अ एनहाइड्रेट इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड, और एसिटाजोलामाइड जाके पीसीटी को अफेक्ट करता है। लूप डायोटिक्स एग्जाम में कई बार एमसीक्यू पूछा जाता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ऑप्शन नहीं है तो आप क्या लिख सकते हो? लूप ऑफ हेनले। थियाजिड का पूछेंगे, डीसीटी को, ऑस्मोटिक पूछेंगे, कलेक्टिंग डक्ट को, पोटेशियम स्पेरिंग पूछेंगे, पीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। याद रहेगा? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ लेसिक्स लूप डायोटिक्स। लिखिए सभी ने, सॉरी इसमें डिसेंडिंग मत करना बच्चों, सॉरी असेंडिंग, इसको करेक्शन करना बच्चों, असेंडिंग लिख लिया होगा जिन्होंने, असेंडिंग नॉट डिसेंडिंग, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले में भी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, साथ में डीसीटी बट मेनली असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब लेसिक्स हम किसी को दे रहे हैं, दैट इज अ डायोटिक्स, उसमें कई सारे नाम मैं ऐड कर रहा हूं। लेसिक्स बहुत कॉमन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रूसेमाइड। क्या बोलते हैं? आजकल एग्जामिनर क्या करता है, तो कॉमन यूज होने वाला ड्रग है ना, उसका नाम नहीं लिखता, तो मैंने लिखा है टॉसिमाइड, बुमानिट और इथाकाइनिक एसिड, ये हाईलाइट करना बच्चों, ये आने लगा आजकल। अब लेसिक्स ढूंढते हो, लेसिक्स नहीं मिलता, देयर इज अ इथाकाइनिक एसिड, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ लूप डायोटिक्स। इसके साथ में मैंने बुमा टानिट लिखा हुआ है, टॉसिमाइड लिखा हुआ है, फ्रूसेमाइड एवरीबॉडी नो, आपको हाईलाइट करना है इथाकाइनिक एसिड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लूप डायोटिक्स। हाइपरटेंशन ड्रग इज अ फर्स्ट चॉइस फॉर डायबिटीज एंड रीनल फेलियर। ये इसलिए मेंशन किया है कि यदि पेशेंट को रीनल फेलियर है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन है, या पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन है, और इस हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए मैं ड्रग का यूज करते हैं, तो कौन सी ड्रग यूज करते हैं? लेसिक्स या वी कैन से लूप डायोटिक्स। किसको यूज करेंगे? लूप डायोटिक्स। बच्चों समझिएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है या पेशेंट को रीनल फेलियर है, देन नीड फॉर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तो फर्स्ट चॉइस एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में हम किसको यूज करेंगे? लूप डायोटिक्स। इसको नोट करना प्लीज, राइट डाउन एवरीवन, हाइपरटेंशन ड्रग इज फर्स्ट चॉइस फॉर डायबिटीज एंड रीनल फेलियर।
लिखा सभी ने? तो इसमें ईथरग्रानिक एसिड इंपॉर्टेंट है। सिचुएशनल एमसीक्यू है कि डायबिटीज रीनल फेलियर का पेशेंट है, उसको हाइपरटेंशन है, तो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग हम कौन सा यूज करेंगे? लूप डायरेटिक्स। ओके फाइन। नाउ देयर इज अ साइड इफेक्ट। देयर इज अ साइड इफेक्ट ऑफ लूप डायरेटिक्स: हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रिमिया, हाइपोक्लोरीमिया, हाइपोनेट्रिमिया, हाइपोक्लोरीमिया, हाइपोकैलेमिया। प्लीज राइट डाउन, देन आई कैन एक्सप्लेन कि हाइपोनेट्रिमिया कैसे होगा, हाइपोक्लोरीमिया कैसे होगा और हाइपोकैलेमिया कैसे होगा। प्लीज राइट डाउन फास्ट। क्या होता है बच्चों, नॉर्मली जब हम ये रीनल ट्यूब्यूल्स पढ़ते हैं, ये पोर्शन भी आपको कौन सा बताया? पीसीटी। ये पोर्शन कौन सा बताया? डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लूप ऑफ, ये कौन सा बताया? लूप ऑफ, देन असेंडिंग लूप ऑफ, देन डिस्टल कन्वोलेंटिंग ट्यूबस, दैट कलेक्टिंग डक्ट। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस पढ़ते हैं किडनी में, जो भी फिल्टर्ड सब्सटेंस होता है ना, उसका मैक्सिमम ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कौन करता है? पीसीटी करता है। कौन करता है? और पीसीटी 60% सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन भी करता है। किसका करता है? सोडियम कितना? 60%। फिर 30% सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है? असेंडिंग लूप ऑफ, कौन कर रहा है? देन 7% सोडियम, 7% सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है बच्चों? बचा कितना? चाहिए। और 3% कौन करता है? कलेक्टिंग। 3% सोडियम जो है इसका रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है? कलेक्टिंग। हो गया 100%। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि कौन कितना परसेंट सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है, तो पीसीटी मैक्सिमम करता है 60%, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन 30% करता है असेंडिंग लूप ऑफ एनले, तीसरा 7% डीसीटी करता है और 3% कौन करता है? कलेक्टिंग। इस तरीके से 100% सोडियम फिल्टर होने के बाद वापस आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। अंडरस्टैंड एवरीवन? दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। अब अभी हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि लेसिक्स आकर के अब यहां पर सोडियम 30% का रीअब्जॉर्प्शन भी करता है असेंडिंग लूप ऑफ एनले, और साथ में किसका करता है? क्लोराइड। किसका करता है? अब इन दोनों के रीअब्जॉर्प्शन को रोकने का काम यहां पर कौन कर रहा है? लेसिक्स कौन कर रहा है? जब ये दोनों 30% या क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सीधा यूरिन के साथ क्या होगा? तो ब्लड में दोनों की कमी होगी, और दोनों की कमी होगी तो क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? क्लियर एवरीवन? एग्जाम में सीधा पूछेंगे लेसिक्स कैन कॉज हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया। आंसर क्या लिखोगे? हाइपोनेट्रीमिया। हाइपो, भाई हाइपोनेट्रीमिया का मतलब डिक्रीज सोडियम, हाइपोनेट्रीमिया का मतलब इंक्रीज सोडियम। और सोडियम डिक्रीज होने का रीजन आपको मैंने बता दिया कि जैसे ही आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का जो फंक्शन है, इसको रोकने का काम कौन कर रहा है? लेसिक्स। जब लेसिक्स 30% सोडियम का एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, क्लोराइड को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, तो इन दोनों की ब्लड में क्या होगी? कमी। ब्लड में क्या होगी? और ये सोडियम और क्लोराइड कहां चला जाएगा? यूरिन के साथ बाहर चला जाएगा। तो आपके ब्लड में सोडियम की कमी हो जाएगी, आपके ब्लड में क्लोरीन की कमी हो जाएगी, क्लोराइड की कमी हो जाएगी, तो हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोक्लेमिया। दूसरा हाइपोकैलेमिया। पोटेशियम का जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पोटेशियम का भी कौन करता है? पीसीटी करता है। पोटेशियम का भी कौन करता है? पीसीटी। दूसरा पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन में डीसीटी रोल प्ले करता है। कौन करता है? डीसीटी। अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे लेसिक्स काम करता है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद थोड़ा बहुत कहां वर्क करेगा? अभी मैंने लैंग्वेज में लिखा है आपको, डीसीटी। तो ये डीसीटी से किसको रोक रहा है? तो पोटेशियम किधर जा रहा है? तो पोटेशियम का लेवल क्या हो रहा है? तीनों साइड इफेक्ट समझ में आए? और तीनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन? और बहुत सारे साइड इफेक्ट बताऊंगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोक्लोरीमिया। अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन। वैसे लिख भी लिया होगा आपने। अच्छा, साथ में दो तीन चीज एडिशनल बताता हूं। जब हम पढ़ते हैं इंसुलिन, इंसुलिन थेरेपी कैन कॉज हाइपोकैलेमिया। एग्जाम का सीधा एमसीक्यू, इंसुलिन थेरेपी कैन कॉज हाइपोकैलेमिया। थियाजिड डाययूरेटिक कैन कॉज हाइपोकैलेमिया। और मैं अभी आपको जो बता रहा हूं, लूप डाययूरेटिक्स कैन कॉज हाइपोकैलेमिया। प्रीवियसली मैंने कहा था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर हाइपरकैलेमिया करता है, और साथ में मैंने कहा था हिपेरिन किसी को दे रहे हैं तो हाइपरकैलेमिया होता है। तो हाइपोकैलेमिया की कहानी जब पढ़ेंगे, इंसुलिन जब आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, तो इंसुलिन हमेशा सेल के अंदर से जो है पोटेशियम को बाहर भेज देता है, क्योंकि सेल में पोटेशियम ज्यादा होता है, अराउंड 98%। दूसरा थियाजिड डाययूरेटिक, अभी आपको पढ़ाने वाला हूं, थियाजिड भी क्या कॉज करता है? हाइपोकैलेमिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने नोटबुक ऊपर नोट करना, जब भी आप रिकॉल रिवाइज करोगे तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आप रिकॉल कर पाओगे। तो ये इंसुलिन और वीकनेस थियाजिड दोनों ही हाइपोकैलेमिया का कॉज करता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, फ्रुसेमाइड इनहिबिट लुमिनल सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कॉन्ट्रांसपोर्टर इन थिक
ascending loop of Henle, more sodium chloride and potassium to stay in the urine, और जिसकी वजह से तीनों साइड इफेक्ट आपके सामने हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोक्लोरीमिया लिखने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, और फिर भी आप चाहो तो नोट कर लीजिए अपने नॉलेज के लिए कैसे ये तीनों होते हैं, तीनों का मैकेनिज्म दे रखा है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस ट्रिक में भी पढ़ाया था, दैट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। मीनिंग सबको पता है, पोजीशन चेंज होने पर सिस्टोलिक 20 to 30 कम होता है, डायस्टोलिक 10 कम होता है। ओके, लिख लिया। एक साइड इफेक्ट से पहले आपको पूछता हूं, जब भी आप किसी पेशेंट को आईवी आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू कितने सेकंड में कर देते हैं? नॉट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्स एसोसिएशन, अकॉर्डिंग टू यू 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड? सच सच बताओ, आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा 5 to 10 मिनट में करना चाहिए। 5 से कई डॉक्टर ने सबक सीख लिया है, वो 100 ml में देने लग गए। तीन अभी सीखा नहीं है, वो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के भरोसे बैठे हुए, वो इधर गए, फोर्टविन फिनार के लगाया, नर्सिंग स्टेशन पे पहुंचे, एंट्री करने लगे, तब देखा पेशेंट तो चला गया, उसको कार्डियक हो गया, है ना? तो कुछ कुछ डॉक्टर समझ गए, तो कहते हैं 100 ml के साथ डाइल्यूट करके दे देना, ताकि 10 से 5 से 10 मिनट तो लगेंगे, तो पेशेंट बच सकता है। वी आर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एक फोन ऐसे लगा रहेगा, इधर आईवी लाइन खोला, पुट किया, पुश किया, बंद किया, हम तो चल दिए। पेशेंट फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में भगवान के पास, फिर बड़े सीपीआर दीजिए, डीफैब करिएगा, एट्रोपिन लगाइएगा, जो करना करिएगा। एक छोटा सा मिस्टेक मेरे बताने का पर्पस है, यहाँ पर मैं लेसिक्स को फास्ट देने की वजह से हियरिंग लॉस हो सकता है, वो मैकेनिज्म आपको बताऊंगा। लेसिक्स आप किसी को लगाते हैं और 5 से 10 सेकंड में लगा के आ गए, तो पेशेंट को सुनाई देना बंद कर देगा, वो भी बताऊंगा कैसे करते हैं। तो आईवी ड्रग जैसे आप एडमिनिस्टर करते हैं, एडमिनिस्टर करने के 60 सेकंड में ये ड्रग रिस्पॉन्ड कर देती है, मतलब आपकी ड्रग खत्म नहीं होगी, उससे पहले पेशेंट रिस्पॉन्स कर देगा। यदि आप पेशेंट को सेडेट करना चाह रहे हो, 60 सेकंड में पेशेंट धीरे धीरे सेडेट होने लग जाएगा, ड्रग खत्म होने से पहले ही पेशेंट सेडेट हो जाएगा। यदि किसी पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा है, आईवी ड्रग दे, क्यों आईवी ड्रग का इफेक्ट जो ना वो 60 सेकंड में आ जाता है, माउथ से जब आप ऑरली लेते हो तो 20 to 30 मिनट लगता है, सबकुटेनियस से 30 मिनट लगता है, पर यदि आप किसी पेशेंट को आईवी ड्रग दे रहे हो 30 to 60 सेकंड, 30 तो और 30 to 60 सेकंड में रिस्पांस हो रहा है, हमें कितने टाइम में देना चाहिए? आगे से याद रखिएगा, 5 से 10 मिनट, इतने भले तो आप होने की स्टूल लगा के बैठ जाओगे, है ना, फिर भी 5 से 10 बोलेंगे, 3 से 4 मिनट में तो दोगे, तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने से पेशेंट को बचाया जा सकता है। ये बताने का मैं मेन पर्पस था। अगला एक साइड इफेक्ट ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी पेशेंट को लेसिक्स रैपिडली देते हैं तो क्या हो सकता है? Ototoxicity or deafness. Administer IV Lasix slowly because hearing loss can occur if injected rapidly. कैसे होगा ये मैं बताऊंगा, पहले आप लिख लीजिएगा। Ototoxicity or deafness. हो सकता है एग्जाम में ototoxicity लिखा हो, deafness लिखा हो सकता है, हो सकता है आपको hearing loss मिले। Hearing loss तो भी एक ही मीनिंग है, hearing loss, deafness, ototoxicity। लिखा सभी ने? हाँ, ये कंसेप्ट आए सभी टीचर्स? कोई नहीं, मुझे 10 मिनट दे दो, एक मैकेनिज्म पूरा कर देता हूँ। लिख लिया सभी ने? अब शॉर्टली आपको बताता हूँ कि कैसे आपका हियरिंग लॉस होता है लेसिक्स की वजह से। यदि आप लेसिक्स लेते हैं, हाउ कैन लॉस योर हियरिंग, दैट वी आर गोइंग टू सी। आपने ईयर के पार्ट पढ़े होंगे बच्चों, ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, दैट इज आउटर और एक्सटर्नल ईयर, है ना? यहाँ पर एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका मिडिल ईयर आता है, मेलियस बोन आता है, इनकस बोन आता है और स्टेपिस बोन आता है। एक बोन आता है यूस्टेकियन ट्यूब। फिर आपने पढ़ा होगा ओवल विंडो, राउंड विंडो, देन कॉक्लिया पढ़ा होगा, देन सेमी सर्कुलर और वेस्टिब्यूल, दैट इज एक्सटर्नल ईयर, दैट इज अ मिडिल ईयर, दिस वन इनर ईयर। अब ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल बाहर से बोन की बनी होती है, इसको हम कहते हैं बोनी लेब्रिंथ। क्या कहते हैं? सबने सुना होगा बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ, और यही कैनाल जो है अंदर से मेम्ब्रेन की बनी होती है, उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ। क्या बोलते हैं? इसी बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ के बीच में कुछ कैपिलरीज होती है, इसका नाम है स्ट्राई वेस्कुलरिस, स्ट्राई वेस्कुलरिस। और आपको बता दूं, स्ट्राई वेस्कुलरिस वो ही कैपिलरीज होती है जिससे निकल करके एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ, सुना है, वो फ्लूइड कॉक्लिया में पहुंचता है। स्ट्राई वेस्कुलरिस क्या है? बंच ऑफ कैपिलरीज, बंच ऑफ, और जो ऑलमोस्ट आपके इनर ईयर के नर्व सप्लाई में रोल प्ले करते हैं। ये जो एक सिनाइन शेप ऑर्गन दिखा है, इसको कॉक्लिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉक्लिया बोलते हैं, दैट इज अ सिनाइन शेप ऑर्गन। इस पोर्शन को वेस्टिब्यूल बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। और आपने ये भी सुना होगा, एक होता है कॉक्लियर नर्व, एक होता है वेस्टिबुलर नर्व। ये आपका जो नर्व वेस्टिबुलर है, ये नर्व कॉक्लियर है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, कौन सा क्रेनियल नर्व बच्चों? सच रिमेंबर, एक क्रेनियल नर्व होता है, एक नर्व कौन सा है? ये है वेस्टिबुलर, वेस्टिबुलर।
याद रखना बच्चों, वेस्टिबुलर बैलेंस का काम करता है, और ये नर्व है कॉक्लियर, या कॉक्लियर हियरिंग का काम करता है। दो ब्रांच जब मिलती है तो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व बनता है। कौन सा बनता है? वेस्टिबुलर नर्व रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस को बनाए रखने का काम वेस्टिबुलर नर्व करता है। सेंस ऑफ हियरिंग का काम कॉक्लियर करता है। सेंस ऑफ हियरिंग का कौन करता है? कॉक्लियर करता है। ओके फाइन। अब जैसे ही आप पेशेंट को लेसिक्स देते हो और लेसिक्स को फास्ट दिया, वो जाकर के स्ट्राई वेस्कुलरिस को डैमेज कर देगा। और स्ट्राई वेस्कुलरिस बंच ऑफ कैपिलरीज है जो इनर ईयर में ब्लड सप्लाई भेजता है। जैसे ही स्ट्राई वेस्कुलरिस डैमेज होगा तो कौन डैमेज होगा? कॉक्लियर डैमेज होगा तो कौन सा नर्व काम नहीं करेगा? कॉक्लियर नर्व काम नहीं करेगा तो पेशेंट का हियरिंग क्या होगा? तो कभी भी लेसिक्स को फास्ट मत देना, अदरवाइज पेशेंट को परमानेंट हियरिंग लॉस, ऑटोटॉक्सिटी, लॉस ऑफ हियरिंग, उसको डेफनेस भी कह सकते हैं। तो आपको याद सीधा ऐसा रखना है कि लेसिक्स फास्ट या रैपिड दिया तो डेफनेस कर सकता है, ऑटोटॉक्सिटी कर सकता है, लॉस ऑफ हियरिंग कर सकता है। याद रहेगा? ओके फाइन। बाकी हम जब सेंसरी ऑर्गन पढ़ेंगे तो आप डिटेल में देखेंगे। लास्ट लिखना थायमिन डेफिशिएंसी। थायमिन किसको बोलते हैं बच्चों? बी, यस, ये भी इस लेसिक्स की वजह से होता है। एल्कोहल तो कॉज करता ही करता है थायमिन डेफिशिएंसी, बट यहां पर लेसिक्स भी कर रहा है, और डिहाइड्रेशन। तो इसके जितने भी साइड इफेक्ट हमने देखा, हाइपोकैलिमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोक्लोरीमिया, इसके अलावा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑटोटॉक्सिटी, डेफनेस कब होगा? जब आप आईवी लेसिक्स को आप रैपिड दोगे। नॉर्मली मैंने कहा आईवी 5 to 10 मिनट में देना चाहिए। रैपिड दोगे तो स्ट्राई वेस्कुलरिस डैमेज होगा, कॉक्लिया डैमेज होगा, कॉक्लियर नर्व डैमेज होगा, और हियरिंग लॉस हो जाएगा। ये जो है ना आपका टेम्पोरल, टेम्पोरल लॉब का काम है सेंस ऑफ हियरिंग। सेंस ऑफ हियरिंग यहां जब इंफॉर्मेशन लेके जाता हो, कौन जाता है? वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। कभी भी कान के ऊपर मत मारना। क्या होगा? कान के ऊपर यहां भी मत मारना, यहां भी मत मारना। यदि आप खींच के थप्पड़ मारते हो ना कान पे, बंच ऑफ एयर एंटर इन योर एक्सटर्नल ईयर, और एक्सटर्नल और मिडल के बीच में कौन है? ईयर ड्रम। कौन है? ईयर ड्रम। और ईयर ड्रम रप्चर तो हियरिंग। भाई 15 अगस्त तो 26 जनवरी में ड्रम बजाते हैं स्कूल में, उसमें छेद कर दोगे तो आवाज क्लियर नहीं आएगी। ईयर ड्रम 10 mm का ऑर्गन होता है, 10 mm। और जैसे ही आप कान पे ऐसे थप्पड़ मारते हैं छोटे बच्चों को, भाई बड़ों को मार नहीं सकते, छोटे बच्चों को मार सकते हैं, तो कान पे कभी नहीं मारना। कान पे मारने से क्या होता है? ईयर ड्रम रप्चर हो जाता है, बच्चा कह नहीं पाता है। बट जैसे ही वो बात लेता है, वाटर अंदर जाता है, मिडल ईयर का प्रेशर बढ़ता है, तो रिप्लाई करता है। सही सर, क्या बात है। आप सभी का वेलकम है ना। आओ सर, आओ सर, आओ, आओ सुभाष जी, आओ। लुक्स वेरी स्मार्ट। ओके, थैंक यू एवरीवन। बच्चों लाइट ऑन करो ना पीछे बैक साइड में। देखिए, आप सभी की छोटी सी पहल पे टीम अजयानसी जो है अपना सारा बिजी शेड्यूल ड्रॉप करके गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी को बेस्ट विशेष देने के लिए आए। तो पूरी टीम के लिए एक बार क्लैपिंग होना चाहिए, है ना? और आप सभी ने इस शॉर्ट टाइम के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, तो एक बार आपके लिए भी क्लैपिंग, है ना? ओके, फर्दर जो है मैं एंकरिंग करने की दो बातें सर, ठीक है। कुछ बच्चे लेके आए हैं, एक गुड इवनिंग एवरीवन, और हम सभी की तरफ से आप सभी प्यारे जैन को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। और जो देखिए स्पेशल डेज कुछ होते हैं अपने साल भर में, कुछ ना कुछ विशेष दिन आते हैं। जैसे कि पर्सनली हम कहें तो जैसे बर्थडे आ जाता है, या आपने नेशनल वाइज कहे तो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे मनाते हैं। टीचर्स डे के लिए अलग किताबी ज्ञान नहीं, आपको जीवन जीने का ज्ञान देते हैं। तो ये जितने भी आपके नॉर्थ के टीचर्स हैं, मैं कहूंगा इनके लिए एक बार आभार जताने के लिए जोरदार तालियां हो जाए इन सभी गुरु
योजनाओं के लिए कि ये सिर्फ मैं चाहूंगा कि अपने FNO आगे की प्रक्रिया बताया हमें क्या कब हाँ जी